नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, ब्लेस्ड रहें। ये हमारी ईश्वर से कामना है। और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप अपना प्यार जो है दिखाते रहें। तो चलिए फिर एक चीज जान ही लेते हैं आज। अगर वीडियो बन ही रहा है तो एक वीडियो इस पे बता ही दे आप लोगों को। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दवाइयां हम एंटी प्लेटलेट जो यूज करते हैं, इकोस्प्रिन बहुत कॉमनली आप लोग सब लोग यूज करते हैं, और क्लोपिडोग्रेल यही यूज किया जाता था पहले। और कुछ दिनों से ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि इकोस्प्रिन मतलब है अभी भी, बट क्लोपिडोग्रेल को हटा के दूसरी चीज जैसे कि ब्रिलिंटा मतलब कि टीका ग्रिलोर दे दिया जा रहा है। क्लोपिडोग्रेल भाई क्यों ऐसा हुआ कि उसको हटाया जा रहा है और इस चीज को लाया जा रहा है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा जो है रिसेंट अपडेट्स होते हैं, रिसर्च होता है, ट्रायल्स होता है। 2-3 ट्रायल इधर हुआ भी था, ये प्लेटो ट्रायल करके है, पेगासस ट्रायल। इन सब में देखा गया है ना एक प्रॉब्लम क्लोपिडोग्रेल के साथ जो हो रहा था। इकोस्प्रिन का तो बात ही भूल जाइए, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो सबसे बेस्ट है। हालांकि स्ट्रांग है तो जो भी दवा, अगर एंटी प्लेटलेट दवा अगर स्ट्रांग होगा तो उसका ब्लीडिंग टेंडेंसी भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इकोस्प्रिन तो है ही, अपने आप में ही एक मतलब अलग महत्व है उसका। बात अगर करते हैं हम ब्रिलिंटा मतलब टीका गिलोर की, तो टीका गिलोर के साथ देखा गया कि ये दवा जो है बहुत फास्ट ऑनसेट है, मतलब बहुत जल्दी काम करता है। क्लोपिडोग्रेल का जो जल्दी मतलब आधे घंटे में ही शुरू हो जाता है। और किसी को अगर पीसीआई हो रहा है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हो रहा है, एंजियोप्लास्टी, मेनली उसको एंजियोप्लास्टी ही बोलते हैं, हालांकि उसके अंदर आता है, पीसीआई के अंदर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी और अदर्स। तो वो पीसीआई अगर जिनका भी होता है तो उस कंडीशंस में जो है तुरंत अगर काम करे तो वो ज्यादा बेटर है। तो इस कंडीशंस में जो है ब्रिलिंटा दिया जाता है। क्लोपिडोग्रेल के साथ एक प्रॉब्लम देखा गया कि क्लोपिडोग्रेल का रेसिस्टेंस बहुत हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट जो दवाइयां हैं, इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल जो हम लोग दिए जा रहे थे, ये लॉन्ग टर्म ही चलता है मान के चलिए। कभी कभी बीच में जो है रिस्क फैक्टर देख के, ब्लीडिंग का टेंडेंसी ज्यादा कम देख के जो है एक को ओमिट किया जाता है। तो ये देखा गया कि लॉन्ग टर्म देने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में ये रेसिस्टेंस दिखने लगा था, मतलब काम ही नहीं कर रहा था क्लोपिडोग्रेल। अब किसी आदमी का ऑलरेडी अगर स्टेंट लगा हुआ है और उसको हम ड्यूअल एंटीप्लेटलेट मतलब दो एंटीप्लेटलेट दे रहे हैं, इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल, पता चला क्लोपिडोग्रेल अगर काम ही नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंस है, तो फिर अब फिर से थ्रोम्बस बन जाएगा, फिर से यहाँ पे जो है स्टेंट थ्रोम्बोसिस होगा, फिर से वो एडमिट होगा, फिर से परेशानी। तो इसीलिए जो है ट्रायल्स में पाया गया कि इकोस्प्रिन और साथ में अगर ये टिकाग्रिलोल अगर कॉम्बिनेशन दिया जाए, टिकाग्रिलोल दैट इज 90 मिलीग्राम करके, लेकिन एक चीज यही है कि टिकाग्रिलोल आपको दिन में 2 बार लेना होगा, 90 मिलीग्राम ट्वाइस डेली करके अगर दिया जाए और इकोस्प्रिन दिया जाए तो इसका रिजल्ट बेटर होगा। किससे? एस्प्रिन और जो क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन से बेटर होगा, एस्प्रिन प्लस टिकाग्रिलोल। ये देखा गया कि ज्यादा बेटर होता है। अब बेटर किस मामले में? आपका फर्दर जो है स्ट्रोक ना हो, मान लीजिए अगर स्ट्रोक हो चुका है, फर्दर स्ट्रोक ना हो, फर्दर जो है हार्ट अटैक ना हो, मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी अगर हम दे रहे हैं दोनों मिला के, सडन किसी को एसीएस का पेशेंट है, नॉन एसटी एलिवेशन जो एमआई है या एसटी एलिवेशन एमआई है, या जो है एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना, वो सब कंडीशंस में भी इसको कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बात कि यही एक अंतर देखा गया। बात यह है कि थोड़ा दाम ज्यादा है, दैट इज टिकाग्रिलोल का दाम काफी ज्यादा है, हालांकि हार्ट के पेशेंट्स के लिए ये सबसे बेस्ट है, अभी इसका काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब ये देखिए कि सबसे कॉमनली जो ब्रांड होता है वो ब्रिलिंटा नाम से आता है, और AXCER एक्सर करके भी आता है, जो कि टिकाग्रिलोल होता है। अब इसको मेन जो इंडिकेशंस है जो मैंने बताया दो है, एसीएस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब इसके अंदर मैंने बताया है कि अनस्टेबल एंजाइना हो गया, एसटी एलिवेशन एमआई हो गया, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई हो गया, ये सब अगर है तो उसमें देते हैं, तुरंत देना है इसको। और साथ में कि किसी का अगर 1 साल पहले भी अगर एमआई हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, तो उन पेशेंट में भी हम इसको देते हैं। डोज बीडी रहेगा, डोज यहाँ पे कम हो जाता है, 90 मिलीग्राम बीडी की जगह 60 मिलीग्राम बीडी हो जाता है। तो ये इसका डोज है। टिकाग्रिलोल का जो साइड इफेक्ट है वो ब्रैडी एरिथमिया एक होता है, याद रखिएगा, हार्ट रेट थोड़ा कम और इरेगुलर कर सकता है। एक सबसे कॉमन होता है ब्रोंकोस्पाज्म करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है। फायदा होगा तो कुछ न कुछ तो घाटा होगा। और जब भी किसी का मान लीजिए एंजियोप्लास्टी हुआ,
और स्टेंट लगा, उसके बाद कंटिन्यूअसली कम से कम 12 महीने तक, मतलब ये डिपेंड करता है, कार्डियोलॉजिस्ट आपका असेस कर लेंगे कि आप में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और रिस्क ऑफ क्लॉटिंग कितना है, आपके लाइफस्टाइल और अदर चीजों को मेजर करके, और फिर हो सकता है 12 महीने के लिए आपको ड्यूअल एंटीप्लेटलेट दैट इज टिकाग्रिलोर प्लस इकोस्प्रिन ये कॉम्बिनेशन आपको दिया जाए। यहीं पे एक और डिफरेंस याद रखिएगा कि जो क्लोपिडोग्रिल है, प्रासुजेल है या टिकाग्रिलोर है, ये तीनों का एक इंडिकेशन याद रखिएगा। क्लोपिडोग्रिल ओवरऑल तीनों में देते हैं, बस रेसिस्टेंस होने लगा था, ये प्रॉब्लम था। प्रासुजेल और अगर टिकाग्रिलोर की बात करें तो ये ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा स्ट्रांग है, बट ये याद रखिएगा प्रासुजेल उसी पेशेंट को देंगे जिनका जो है परक्यूटेनियस इंटरवेंशन हुआ है। तो ऐसे उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर नहीं देंगे, जिनका कुछ इंटरवेंशन हुआ है पीसीआई तब देते हैं। बाकी दोनों जो है मेडिकल इंटरवेंशन मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे भी दे सकते हैं, और जो पीसीआई हुआ है उसमें भी दे सकते हैं। एक और चीज आप पूछ सकते हैं कि क्या अगर पेशेंट टिकाग्रिलोर ले रहा है तो उसको एस्पिरिन लेना ही होगा? अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, जैसे कि ब्लीडिंग टेंडेंसी का, या उसका लीवर इंजुरी है, या जो है रिसेंट सर्जरी वर्जरी, ऐसा कुछ अगर ओवर्ट कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो दोनों को साथ में ही दिया जाता है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।